नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं सीटेट परीक्षा हेतु PYQ। यह क्वेश्चन पेपर 15 दिसंबर 2024 में आयोजित हुई सीटेट पेपर सेकेंड सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के लोग दक्ष शिल्पकार थे तथा डैश धातु ज्ञान से संपन्न थे। फर्स्ट ऑप्शन तांबा, सेकंड कांसा, थर्ड लोहा, फोर्थ पीतल। तो इसका राइट आंसर है कांसा। हड़प्पा सभ्यता के लोग दक्ष शिल्पकार थे तथा कांसा धातु ज्ञान से संपन्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। ए, पहली सिंह सभा की स्थापना लाहौर में 1873 में तथा अमृतसर में 1879 में हुई थी। बी, इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वास, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिन्हें वे गैर सिख समझते थे से मुक्त कराने का प्रयास किया। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए और बी दोनों सत्य हैं। सेकंड ऑप्शन, ए और बी दोनों असत्य हैं। थर्ड, ए सत्य है लेकिन बी असत्य है। फोर्थ, ए असत्य है लेकिन बी सत्य है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, क्योंकि पहली सिंह सभा की स्थापना लाहौर में 1873 में और अमृतसर में 1879 में हुई थी। ये सिख धर्म में जो प्रथाएं चल रही थीं उनमें सुधार लाना और औपनिवेशिक और ईसाई मिशनरियों के प्रभावों का मुकाबला करना इसका मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी में मछलीपट्टनम भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था तथा यह डैश नदी के डेल्टा पर स्थित था। तो पहला ऑप्शन कावेरी, सेकंड गोदावरी नदी, थर्ड हुगली नदी, फोर्थ कृष्णा नदी। तो इसका राइट आंसर है कृष्णा नदी। 17वीं शताब्दी में मछलीपट्टनम भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था तथा यह कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में हिरण्यगर्भ, प्रशस्ति, पिस्ताक, नस्तालिक। सूची 2 में शिलालेख, अनुष्ठान, प्रवेश द्वार, लेखन शैली। हिरण्यगर्भ एक प्रकार का अनुष्ठान था। प्रशस्ति शिलालेख से संबंधित है। पिस्ताक प्रवेश द्वार है और नस्तालिक एक प्रकार की लेखन शैली है जो मुगल कालीन शासन में उर्दू और फारसी लेखन में इस्तेमाल की जाती थी। तो इस प्रकार इसका राइट ऑप्शन है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन नृत्य रूपों को भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्रीय नृत्य रूपों के रूप में पहचान दी गई? पहला ऑप्शन बिहू, भारतनाट्यम, कथक, कथकली, उड़ीसी एवं मणिपुरी। सेकंड, भारतनाट्यम, कथक, कथकली, उड़ीसी, कुचिपुड़ी एवं मणिपुरी। थर्ड, भारतनाट्यम, कथकली, उड़ीसी, भांगड़ा, कुचिपुड़ी एवं मणिपुरी। फोर्थ, भारतनाट्यम, कथक, भांगड़ा, उड़ीसी, कुचिपुड़ी एवं कथकली। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, दैट इज भारतनाट्यम, कथक, कथकली, उड़ीसी, कुचिपुड़ी एवं मणिपुरी। ये सभी स्वतंत्रता के बाद इनको शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई पद मिलता था। बी, यह एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे।
तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता था जो किसी पद पर होता था, क्योंकि मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदार एक अधिकारी होता था जो एक रैंक यानी मनसब रखता था और प्रशासनिक और सैन्य जिम्मेदारियां निभाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडरमल द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली का नाम क्या था? पहला ऑप्शन इक्तादारी, दूसरा जब्ती सिस्टम, तीसरा जागीर, चौथा मनसब। तो दोस्तों, टोडरमल व्यवस्था के बारे में आपने अकबर के शासनकाल में पढ़ा होगा। तो इसका राइट आंसर है जब्ती प्रणाली यानी जब्ती सिस्टम, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। जब्ती प्रणाली को टोडरमल व्यवस्था के नाम से या बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। यह एक भू राजस्व प्रणाली थी जहां भूमि की नाप की जाती थी और 10 वर्षों के लिए भूमि की औसत उपज के आधार पर राजस्व यानी कर जो था वो तय किया जाता था। किसानों को अपनी उपज का लगभग 1/3 कर के रूप में राज्य को देना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेहरगढ़ वह स्थान जहां लोगों ने पहली बार चावल व मक्का उगाना सीखा। बी, मेहरगढ़ में हिरणों, भेड़ों एवं बकरियों की हड्डियां भी पाई गईं। सी, मेहरगढ़ में घर चौकोर अथवा आयताकार थे। तो सही कथन का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकेंड है, दैट इज बी एंड सी। क्योंकि मेहरगढ़ वह स्थान था जहां लोगों ने पहली बार चावल एवं मक्का उगाना नहीं सीखा, बल्कि वहां पर जौ और गेहूं उगाए जाते थे। बी और सी सही है। मेहरगढ़ में हिरणों, भेड़ों, बकरियों की हड्डियां पाई गई हैं और वहाँ के जो घर हैं वो चौकोर एवं आयताकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं सदी के आरंभ से ही भारतीय महिलाएं डैश में सुधार हेतु काम कर रही थीं। ए, विधवा पुनर्विवाह, बी, महिला मताधिकार, सी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। तो इसका राइट आंसर है दैट इज फोर्थ। तीनों ही ऑप्शन सही हैं, क्योंकि 20वीं सदी के आरंभ से ही ये सभी विधवा पुनर्विवाह, महिला मताधिकार एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार के लिए काम होने लगा था। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया। राजनीतिक मताधिकार भी महिलाओं को मिलने लगा तथा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे भारत में जननी सुरक्षा योजना आदि उनको प्रोवाइड की जाने लगी। अगला प्रश्न है, किसने निम्नलिखित मराठी भक्तिमय भजन की रचना की? तुमने हमें नीची जाति का बनाया, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर झूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो पहला ऑप्शन है चोखा मेला, दूसरा कर्मा मेला, तीसरा मीराबाई, चौथा बसवन्ना। तो इसका राइट आंसर है चोखा मेला। चोखा मेला द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई, ये एक मराठी कवि थे। अगला प्रश्न, जाति प्रथा की चुनौतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, राजा राम मोहन राय ने उस पुरातन बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया जो जाति प्रथा की आलोचना करता था।
बी प्रार्थना समाज भक्ति की परंपरा का पालन करता रहा जो सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता में विश्वास करता था। सी जाति प्रथा उन्मूलन हेतु 1860 में परमहंस मंडली की स्थापना की गई। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, दैट इज ए और बी कथन दोनों ही सही हैं, क्योंकि राजा राम मोहन राय को भारत के पुनर्जागरण का महापिता कहा जाता है। इन्होंने बौद्ध ग्रंथ अनुगीता का अनुवाद किया जिसमें जाति व्यवस्था की आलोचना की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बॉम्बे में एक सुधार आंदोलन के रूप में की गई थी जो सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता में विश्वास रखता था। सी परमहंस मंडली की स्थापना 1849 बॉम्बे में दादोबा पांडुरंग ने की थी। तो ये ऑप्शन गलत है। और परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह का नेता, बी प्रभात फेरियों का आयोजन किया, सी विख्यात जनजातीय नेता, डी परिवर्तनशील राष्ट्रवादी। सूची 2 वीर लखन नायक, सेकंड सुभाष चंद्र बोस, थर्ड सी राजगोपालचारी, फोर्थ अंबाबाई। तो इसका राइट आंसर है थर्ड। दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह का नेता सी राजगोपालचारी को माना जाता है। प्रभात फेरियों का आयोजन ये अंबाबाई ने की जो एक स्वतंत्रता सेनानी थी। विख्यात जनजातीय नेता वीर लखन नायक ये एक आदिवासी नेता थे। और परिवर्तनशील राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की और इंडियन नेशनल आर्मी INA की स्थापना की थी। तो इस प्रकार राइट ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक दिनों में निम्नलिखित में से उनकी कौन सी मांगें थीं? ए शासन का भारतीयकरण, बी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, सी भारत के कई शहरों में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन, डी पूर्ण स्वराज। तो इसका राइट ऑप्शन है सेकेंड, दैट इज ABC। तीनों कथन ही सही है। शासन का भारतीयकरण भी कांग्रेस की एक मांग थी। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, भारत के कई शहरों में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करना, क्योंकि उस वक्त सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन सिर्फ लंदन में किया जाता था। लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की गई थी, क्योंकि पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्तमान विषयों की सूची के संदर्भ में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, सूची 2 में कर, शिक्षा, स्वास्थ्य है। तो राज्य जो सूची है उसका संबंध स्वास्थ्य से है। संघ सूची जो केंद्र सरकार की सूची है उसका संबंध टैक्स से है, यानी कर। समवर्ती सूची
से संबंधित शिक्षा है, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इसके बारे में कानून बना सकती हैं। तो इस प्रकार जो सही ऑप्शन है वो है थर्ड। अगला प्रश्न, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, यानी रोटेशन, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे तो इससे क्या होगा? पहला ऑप्शन, दिन छोटा होगा और रात बड़ी होगी। सेकंड, दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी। थर्ड, मौसम में अचानक बदलाव आएगा। फोर्थ, पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो इसका राइट आंसर फोर्थ है, क्योंकि अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन नहीं करेगी तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि पृथ्वी का एक हिस्सा लगातार सूर्य के सामने रहेगा और एक हिस्सा उसके बैक में, जिससे एक तरफ तो अत्यधिक गर्मी के कारण ग्लेशियर की बर्फ पिघल जाएगी और दूसरी तरफ तापमान बहुत कम हो जाएगा। वो इस प्रकार जीवन का अस्तित्व वो संभव नहीं हो पाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगर एक शिक्षिका भारत के मानचित्र द्वारा बच्चों को मानचित्र को पढ़ाना व समझना सिखाना चाहती है तो उसे सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस पर चर्चा करनी चाहिए? ए, दिशा व पैमाना। बी, भारत की भौगोलिक स्थिति। सी, प्रतीक रूढ़ चिन्ह। डी, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। अगर एक शिक्षिका भारत के मानचित्र के द्वारा बच्चों को मानचित्र को पढ़ना व समझना सिखाना चाहती है तो उसे सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस पर चर्चा करनी चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन है थर्ड, यानी ए, बी और सी, दिशा व पैमाना की भी व्याख्या करनी चाहिए और उसे मानचित्र पर आसानी से दिखाया जा सकता है। भारत की भौगोलिक स्थिति, वो भी नदियों और मैदानों और पहाड़ों से मानचित्र पर दिखाया जा सकता है। प्रतीक व चिन्ह से शहरों, रेलवे, जंगल आदि को समझने के लिए मानचित्र पर दिखाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है 3। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने का समय सुबह के 9 बजे IST भारतीय मानक समय का है। क्रमशः बेंगलुरु के पास 77 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर तथा अगरतला के पास 91 डिग्री 15 मिनट पूर्व देशांतर पर स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा? भारत का जो मानक समय है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से मापा जाता है और 1 डिग्री के चेंज से 4 मिनट का टाइम बढ़ता और घटता है। जो इस रेखा के 82 डिग्री 30 मिनट रेखा के पश्चिम में जो राज्य या स्थान स्थित है तो उनका समय घटेगा और जो पूर्वी, इस दिशा के पूर्वी भाग में स्थित है उनमें टाइम बढ़ेगा। तो चूंकि बेंगलुरु जो है वो 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर यानी पश्चिम में स्थित है इस रेखा के, तो अगर 82 डिग्री में से 77 डिग्री को माइनस करते हैं तो हमारे पास 5 डिग्री आता है। 5 डिग्री को 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है, 5 डिग्री को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मिनट, यानी भारत के केंद्रीय सरकारों के कार्यालय अगर सुबह 9 बजे खुलते हैं तो उसमें से 20 मिनट अगर हम घटा देंगे तो 8 बजकर 40 मिनट
यानी बेंगलुरु में जो कार्यालय खुलेंगे वो 8:40 पर। इसी प्रकार अगरतला भारत के इस रेखा के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, तो लगभग 91 डिग्री से अगर हम 82 डिग्री माइनस करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट 9 डिग्री बचता है। 9 को अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो 36 मिनट, लगभग 36 मिनट, तो यानी 9:35 के आसपास। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ए, कर्क रेखा और उत्तर ध्रुवीय वृत्त आर्कटिक वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। आर, कर्क रेखा के बाद के किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो असर्शन जो है वो कर्क रेखा और उत्तर ध्रुवीय आर्कटिक वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, क्योंकि इस क्षेत्र का तापमान समशीतोष्ण होता है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरा आर, कर्क रेखा के बाद के किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता, ये भी सही है, क्योंकि कर्क रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। सिर्फ विषुवत रेखा के ऊपर ही सूर्य सिर के ऊपर होता है, बाकी अन्य जगह नहीं। तो इस प्रकार ए और आर दोनों ही सही हैं। तो इसका राइट आंसर सेकेंड, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। चलिए अगला प्रश्न, किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों एवं चरम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं? फर्स्ट ऑप्शन सघन, दूसरा केंद्रीकृत, तीसरा प्रकीर्ण, चौथा रेखीय। तो इसका राइट आंसर है तीसरा, प्रकीर्ण, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों एवं चरम जलवायु वाले क्षेत्रों में स्कैटर्ड यानी प्रकीर्ण प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं, क्योंकि समतल भूमि ना होने के कारण कुछ घर एक पहाड़ी पर तो कुछ घर दूसरी पहाड़ी पर स्थित होते हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में भूकंप की कुछ तरंगों के नाम दिए गए हैं। सूची 2 में उन तरंगों के क्या नाम हैं? ए पी तरंगे, बी एल तरंगे, सी एस तरंगे। पी तरंगे भूकंप की, इनको प्राइमरी वेव्स कहा जाता है और हिंदी में इन्हें अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहते हैं। ये तरंगे ठोस, तरल और गैस के माध्यम से यात्रा करती हैं। ये सबसे तेज भूकंपीय तरंगे हैं, यानी ये सबसे पहले पहुंचती हैं। तो पी तरंगे जो हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगे हो जाएंगी। एल तरंगे, इनको लब वेव्स भी कहा जाता है। ये सरफेस पर, पृथ्वी के सरफेस पर यात्रा करती हैं और सबसे ज़्यादा डैमेज इन्हीं तरंगों द्वारा होता है। इन तरंगों को पृष्ठीय तरंग भी कहते हैं। एस तरंगें, ये सेकेंडरी वेव्स होती हैं और इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। ये लंबवत चलती हैं, प्रसार की जो दिशा होती है उसके लंबवत चलती हैं और केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से यात्रा करती हैं। इन तरंगों, ये पी तरंगे जो हैं, ये पी तरंगों की तुलना में एस तरंगें धीमी होती हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हुआ थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न, भूगोल कक्षा में निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है? ए विश्व के महासागरीय बेसिन, बी जिब्राल्टर जल संधि खाड़ी, सी दिल्ली का वायुमंडल, डी जुलाई माह में वर्षा। तो ए ऑप्शन विश्व के महासागरीय बेसिन को भी भूगोल
में मानचित्र पर दिखाया जा सकता है। जिब्राल्टर जल संधि जो कि यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है, इसको भी मानचित्र पर दिखाया जा सकता है। दिल्ली का वायुमंडल, इसको मानचित्र पर नहीं दिखाया जा सकता है। और डी, जुलाई माह में वर्षा, इसको भी मानचित्र पर डॉटेड लाइन के रूप में कलर करके दिखाया जा सकता है। इस प्रकार जो राइट आंसर है ए बी डी, दैट इज थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थल मंडल के बारे में सही है? नंबर 1, यह पृथ्वी की नरम परपटी या नरम ऊपरी परत है। नंबर 2, यह चट्टानों एवं खनिज से बना होता है तथा मिट्टी की मोटी परत से ढका होता है। नंबर 3, यह विभिन्न स्थलाकृतियों वाला समधरातल होता है। नंबर 4, यह हमें वन, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल, कृषि एवं मानव वस्तुओं के लिए भूमि प्रदान करता है। तो सही कथन का चयन करना है हमें। तो पृथ्वी की जो नरम परपटी या नरम ऊपरी परत है, तो ये सही नहीं है। दूसरा, यह चट्टानों एवं खनिज से बना होता है तथा मिट्टी की मोटी परत से ढका होता है। तो पूरी तरह यह चट्टानों से भी नहीं बना है और ना खनिज से बना है। नंबर 3, यह विभिन्न स्थलाकृतियों वाला समधरातल है। सम तो नहीं है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर खाई है, कहीं पर महासागर है। चौथा, यह हमें वन, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल, कृषि एवं मानव वस्तुओं के लिए भूमि प्रदान करता है। तो ये बिल्कुल सही है। फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ए, गर्म वायु हमेशा ऊपर उठती है। आर, गर्म वायु सघन होती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ए जो है वो गर्म वायु हमेशा ऊपर उठती है, बिल्कुल करेक्ट है। आर, गर्म वायु सघन होती है। गर्म वायु सघन नहीं होती, जबकि ठंडी वायु सघन होती है, क्योंकि गर्म वायु अगर सघन होती तो ये कभी ऊपर नहीं उठती। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है थर्ड, ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न, यातायात के साधन के रूप में सड़क मार्ग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? नंबर 1, यह परिवहन का सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला साधन है, खासकर कम दूरियों के लिए। बिल्कुल सही। नंबर 2, भूमिगत बनाए गए सड़क मार्ग को सबवे या अंडरपाथ कहा जाता है। यह भी बिल्कुल सही है। नंबर 3, मैदानी भागों में सड़कों का सघन जाल पाया जाता है। ये भी सही है। नंबर 4, लंबी दूरी पर भारी सामान ले जाने के लिए सड़क मार्ग सबसे सस्ता साधन है। तो ये बिल्कुल गलत है। फोर्थ बिल्कुल गलत है, क्योंकि लंबी दूरी पर भारी सामान रेलवे द्वारा, मालगाड़ी द्वारा ले जाया जाता है। तो सड़क मार्ग सबसे सस्ता साधन नहीं है। तो इसमें गलत विकल्प का चयन करना था। तो फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर। विश्व के 1/4 विद्युत का उत्पादन किस संसाधन द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर है जल विद्युत। विश्व में लगभग 1/4 जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर द्वारा होता है, यानी पानी से बिजली बनाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ए, पिट्सबर्ग एक समय में संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात शहर था। आर, पिट्सबर्ग में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था तथा कोयला मिनेसोटा की खदानों से आता था। तो ए जो ऑप्शन है, असर्शन पिट्सबर्ग एक समय में संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात नगर, स्टील सिटी था। तो ये बिल्कुल सही है, इसको स्टील सिटी कहा जाता था। आर, पिट्सबर्ग में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पिट्सबर्ग में
लॉ एस्क नहीं था। पिट्सबर्ग में लॉ एस्क नहीं था। और ये जो लॉ एस्क है वो मिनेसोटा नामक जगह है, वहाँ के मेसावी रेंज जो पहाड़ियाँ हैं उनसे आता था। तो कोयला नहीं आता था बल्कि वहाँ से लॉ एस्क यानी इस आयरन आता था। तो ये गलत है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हुआ थर्ड। ए सत्य है लेकिन बी आर जो है वो असत्य है। चलिए अगले अगले प्रश्न पर। नीचे दिए गए कथनों के आधार पर सही फसल का चयन कीजिए। ए, इसकी वृद्धि जलोढ़ मृदा में अच्छी होती है। बी, उत्तम वृद्धि के लिए इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। सी, इसे भारी वर्षा तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। डी, बांग्लादेश इस फसल में के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। तो इसके ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर है टू, जूट। क्योंकि जूट के लिए उच्च तापमान और भारी वर्षा, आर्द्र जलवायु जरूरी होती है। और बांग्लादेश अग्रणी उत्पादक है और भारत में पश्चिम बंगाल में सेकेंड प्रोड्यूसर इसका है। तो इस हिसाब से सेकेंड इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से किस धर्म में अंबेडकर अपने उत्तरकालीन जीवन में धर्मांतरित हो गए थे? यानी अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में उन्होंने कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया था, कौन सा धर्म में कन्वर्ट हो गए थे? तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बहाई धर्म, सिख धर्म। तो इसका राइट आंसर है सेकेंड, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से रूढ़िबद्ध धारणा भंग करने के उदाहरण हैं? रूढ़िबद्ध धारणा भंग करने की। ए, पुरुष नर्स। बी, महिला किसान। सी, पुरुष पायलट। तो इसका राइट आंसर जो है वो है फर्स्ट, ए और बी, पुरुष नर्स। यह इस रूढ़ि को तोड़ता है कि नर्सिंग मुख्य रूप से महिलाओं का पेशा है। महिला किसान इस रूढ़ि को चुनौती देता है कि खेती सामान्यतः पुरुषों से जुड़ी होती है। पुरुष पायलट, क्योंकि पायलट होना पहले से ही एक ऐसी भूमिका है जो सामान्यतः पुरुषों से जुड़ी होती है। ये भी कंट्राडिक्टरी है लेकिन आंसर की द्वारा यही ऑप्शन राइट माना गया है। चलिए अगले प्रश्न पर। उन्नीस सौ छप्पन में भारत में राज्यों के पुनर्गठन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस आधार पर हुई थी? पहला ऑप्शन, राह व आंतरिक सुरक्षा। सेकेंड, प्रशासनिक सुविधा। थर्ड, भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता। फोर्थ, भौगोलिक समानता एवं संसाधन वितरण। तो इसका राइट आंसर है भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता। 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन की शुरुआत भाषाई एवं सांस्कृतिक, लैंग्वेज एंड कल्चरल यूनिटी के आधार पर हुई थी, जिसमें 14 राज्य बनाए गए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ग्राम प्रशासन से जुड़ा या जुड़े हैं? ए, निगम पार्षद। बी, लेखपाल। सी, तहसीलदार। डी, पटवारी।
जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं वो सभी जानते होंगे कि लेखपाल, तहसीलदार और पटवारी ये तीनों ही ग्राम प्रशासन से जुड़े हैं। निगम पार्षद नगर निगम या नगर पंचायत से जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार इसका सही विकल्प हुआ बी सी डी, दैट इज फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रणाली में छोटे पैमाने के उत्पादकों श्रमिकों को अपने उत्पादों का एक उचित मूल्य प्राप्त होने की अधिक संभावना होती है? फर्स्ट, दादन व्यवस्था। सेकंड, सहकारी व्यवस्था। थर्ड, उपठेका देना। फोर्थ, आउटसोर्सिंग। तो इसका राइट आंसर है सहकारी व्यवस्था, क्योंकि इसमें श्रमिक एवं मालिक सभी की बराबर भागीदारी होती है और लाभ सभी में बराबर बांटा जाता है। बाकी तीनों दादन व्यवस्था, उपठेका, आउटसोर्सिंग में जो बड़े व्यवसाय या बिचौलिए होते हैं वही इसका फायदा उठाते हैं। अगला प्रश्न, शहरी आजीविका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? ए, शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी पटरी वालों को अपनी आजीविका कमाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनका गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त होना माना जाता है। बी, यह नगर पालिका शहर की पंचायत यह निर्धारित करती है कि शहरी क्षेत्रों में सप्ताह के किस दिन बाजार बंद रहेगा। सी, प्राय अनियमित कामगारों को एक से अधिक कार्य रोजगार करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है बी और सी, क्योंकि नगर पालिका या शहर की पंचायत ही निर्धारित करती है कि शहरी क्षेत्रों में सप्ताह में किस दिन बाजार बंद रहेगा और प्राय सिवा अनियमित कामगारों को एक से अधिक कार्य या रोजगार करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राजनीतिक दल का बहुमत हासिल करना तब कहा जा सकता है जब वह डैश जीत जाता है। नंबर 1, राज्य के सभी बड़े निर्वाचन क्षेत्रों को जीत जाता है। नंबर 2, राज्य के 1/4 निर्वाचन क्षेत्रों को जीत जाता है। नंबर 3, राज्य में आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों को जीत जाता है। नंबर 4, राज्य में सभी महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों को जीत जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है थर्ड, दैट इज राज्य में आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों को जीत जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन रूढ़िबद्ध धारणा को इंगित करते हैं? ए, एक अभिभावक अपने बच्चे से कहता है मत रो, तू एक लड़का है। बी, शहरों में लोग केवल पैसे के बारे में ध्यान रखते हैं, लोगों के बारे में नहीं। सी, लड़कियों को खाना बनाना सीखना चाहिए। डी, शहरों में जीवन सरल और परिष्कृत है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है फोर्थ, क्योंकि पहला जो ऑप्शन है मत रो तुम एक लड़के हो, ये लैंगिक रूढ़िवादिता को दिखाता है। शहरी निवासियों के बारे में, शहरों में लोग केवल पैसों के बारे में ध्यान रखते हैं, लोगों के बारे में नहीं, ये भी एक रूढ़िवादी मानसिकता है। सी, लड़कियों को खाना बनाना सीखना चाहिए, लैंगिक रूढ़िवादिता है। शहरों में जीवन सरल और परिष्कृत है, ये भी एक रूढ़िवादिता है, प्राचीन लोगों के पहले ऐसा सोचा जाता था। तो इस प्रकार इसके राइट आंसर है फोर्थ, ए बी सी डी चारों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत मतवाद के संबंध में सही कथनों की पहचान कीजिए। ए, शब्दावली आधारभूत ढांचा भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बेसिक डॉक्ट्रिन है वो शब्दावली वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये नहीं दिया गया। बी, इसे 1973 के केशवानंद भारती मामले के समय विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था, तो इस केस में इसको प्रस्तुत किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। सी, उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आधारभूत ढांचा शब्दावली को परिभाषित किया है, तो ये भी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। डी, उच्चतम न्यायालय संसद के संशोधन करने के अधिकार को सीमाबद्ध करता है, तो उच्चतम न्यायालय संसद के संशोधन करने के अधिकार को सीमाबद्ध करता है, तो ये भी सही है। इस प्रकार इसका राइट ऑप्शन हुआ फोर्थ, दैट इज ए बी सी डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारियां केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं? ए, चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना। बी, कारागार का रखरखाव। सी, राज्य में नई रेलगाड़ियों का संचालन। डी, जनगणना। तो ए, जो चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना, ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। कारागार का रखरखाव ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। राज्य में नई रेलगाड़ियों का संचालन ये रेलवे मिनिस्ट्री, ये भी केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। जनगणना जो 10 वर्ष में होती है उसकी जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की होती है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है ए सी डी, दैट इज सेकेंड आंसर। चलिए अगला प्रश्न, भारत में न्यायपालिका की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए, नागरिकों और सरकार व नागरिकों के मध्य पैदा हुए विवादों का निपटारा। बी, देश हित में नए कानूनों का निर्माण। सी, न्यायिक समीक्षा। डी, मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो भारत में न्यायपालिका जो है, ए, नागरिकों और सरकार व नागरिकों के मध्य पैदा हुए विवादों का निपटारा भी करती है। बी, देश हित में नए कानूनों का निर्माण ये नहीं करती, नए कानूनों का निर्माण करना संसद का कार्य है, पार्लियामेंट। सी, न्यायिक समीक्षा भी करती है। डी, मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन भी करती है। तो इस प्रकार इसका आंसर हुआ ए सी डी, दैट इज थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत नहीं आता है? नंबर 1, वनवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना। नंबर 2, वन्य समुदायों के घर के आसपास की जमीन, खेती और चराई योग्य जमीन पर उनके अधिकार को मान्यता दी गई है। 3, वन्य समुदायों के लकड़ी वन उत्पादों पर अधिकार को मान्यता दी गई है। 4, वन एवं जैव विविधता संरक्षण भी वनवासियों के अधिकार में आता है। तो कौन सा जो फॉरेस्ट राइट्स 2006 है उसके अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर है थर्ड, वन समुदायों के लकड़ी व वन उत्पादों का अधिकार को मान्यता नहीं दी गई है। तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर वनवासियों का या जो अनुसूचित जनजाति हैं उनका राइट नहीं है, बाकी अन्य पर है। चलिए अगला प्रश्न,
हाशियाकरण व्यक्तियों और समूहों को ले जाता है। ए निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर, बी शिक्षा और संसाधनों पर असमान पहुंच की ओर, सी अभाव की ओर, डी सामाजिक विकास के लिए अथाह मौकों की ओर। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हाशियाकरण व्यक्तियों और समूहों को निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर भी ले जाता है, शिक्षा और संसाधनों पर असमान पहुंच की ओर भी, क्योंकि डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अमीर और गरीब में, अभाव की ओर भी ले जाता है, लेकिन सामाजिक विकास के लिए मौके नहीं मिलते। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर है वो ए बी सी, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ए सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में अंतर विषयी उपागम का उपयोग करना चाहिए। बी आर यह उपागम बच्चों को सामाजिक विज्ञान की एकीकृत प्रकृति को समझने में मदद करता है। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट। सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में अंतर विषयी उपागम का उपयोग करना चाहिए। यह सही है क्योंकि अंतर विषय दृष्टिकोण विभिन्न विषयों को एकीकृत करता है और छात्रों को ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संबंध बनाने में मदद करता है, जो प्राथमिक शिक्षा में आवश्यक है। और यह भी सही है क्योंकि अंत विषय दृष्टिकोण का उपयोग करके शिक्षक छात्रों को सामाजिक विज्ञान को परस्पर जुड़े विषयों के रूप में देखने में सक्षम बनाते हैं, जिससे समग्र जो समझ है उनकी उसको बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार ये दोनों कथन सत्य हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। चलिए अगले प्रश्न पर। एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को कक्षा में समसामयिक मामलों पर चर्चा करनी चाहिए क्योंकि ए यह विद्यार्थियों को समाज व देश के मामले में प्रति संवेदनशील बनाने में सहायता करता है। बी यह विद्यार्थियों की आलोचनात्मक चिंतन संबंधी क्षमताओं को विकसित करता है। सी यह विद्यार्थियों को दैनिक मुद्दों को उनके विषय के साथ जोड़कर देखने में सहायता करता है। डी यह विद्यार्थियों के लिए कुछ मनोरंजन प्रदान करता है। तो सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को कक्षा में समसामयिक मामलों पर, जो करंट अफेयर्स है, उस पर चर्चा करनी चाहिए। तो जी करनी चाहिए क्योंकि ए ऑप्शन यह विद्यार्थियों को समाज व देश के मामले के प्रति संवेदनशील बनाने में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। यह विद्यार्थियों की आलोचनात्मक चिंतन संबंधी क्षमताओं को विकसित भी करता है। सी यह विद्यार्थियों को दैनिक मुद्दों को उनके विषय के साथ जोड़कर देखने में सहायता भी करता है। डी यह विद्यार्थियों के लिए कुछ मनोरंजन प्रदान करता है, यह बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए बी सी, दैट इज फोर्थ इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अवधारणा मानचित्रण एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा शिक्षक नई अवधारणाओं को पूर्व अर्जित की गई अवधारणाओं के साथ समावेशित करके विषय वस्तु को सरल व सहज बना सकता है। आर अवधारणा मानचित्र पदानुक्रमित होता है, यह अवधारणाओं के बीच के बहु संबंधों को प्रदर्शित नहीं करता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। अवधारणा मानचित्रण विचारों के बीच संबंधों को व्यवस्थित करने और उनको रियल रूप में, दृश्यात्मक रूप में प्रस्तुत करने में मदद करता है, जिससे सीखना और भी आसान हो जाता है। आर विकल्प गलत है क्योंकि अवधारणा मानचित्र
न केवल पदानुक्रमित होता है बल्कि यह विभिन्न अवधारणाओं के बीच विभिन्न प्रकार से और परस्पर जुड़े संबंधों को भी दिखाता है। इसलिए ए सत्य है और आर असत्य। अगला प्रश्न, जब कक्षा में छात्रों ने भूमिका निर्वहन रोल प्ले की योजना बनाई, सुनैना ने अपने विद्यालय में आयोजित गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भीमराव अंबेडकर की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़की है, इसलिए वह एक लड़की के कपड़े पहनेगी और एक लड़की या एक औरत की भूमिका ही निभाएगी। उसके इस व्यवहार का कारण प्रतिबिंबित करता है। फर्स्ट, लैंगिक भेदभाव। सेकेंड, लैंगिक समानता। थर्ड, जातिगत भेदभाव। फोर्थ, लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, दैट इज लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा। क्योंकि हमारे समाज में प्राचीन काल से ये धारणा बनी हुई है, इसलिए इसका राइट आंसर फोर्थ है। चलिए अगला प्रश्न, एक समावेशी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सभी प्रकार के बच्चों का नामांकन होता है, इसलिए एक शिक्षक का कर्तव्य है। एक शिक्षक का क्या कर्तव्य है? ए, इसका आकलन करना कि बच्चे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। बी, ऐसी अधिगम रणनीतियों की योजना बनाना जिसमें सभी विद्यार्थी भागीदारी करें। सी, बच्चों के अनुभवों, उनकी आवाज़ तथा उनकी सहभागिता को अपने स्वयं के नियंत्रण में रखना। डी, परियोजनाओं और दत्त कार्यों हेतु गतिविधियों के चयन के लिए छात्रों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना। तो सही विकल्प का चयन करना है। समावेशी सामाजिक विज्ञान में शिक्षक का कर्तव्य होना चाहिए कि इसका आकलन करना कि बच्चे क्या करें और क्या नहीं, और ऐसी अधिगम रणनीतियों की योजना बनाना जिसमें सभी विद्यार्थी भागीदारी करें। इस प्रकार इसका राइट आंसर है फर्स्ट, ए और बी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त दृष्टिकोण है जब एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका कक्षा में एक गतिविधि में संलग्न है। नंबर एक, शिक्षिका यह केवल अपनी पाठ्य योजना को पूरा करने हेतु करती है। शिक्षिका अपनी प्रधान शिक्षिका के गतिविधि आधारित अधिगम को बढ़ावा देने के आदेश की पूर्ति करने का अभिनय करती है। थर्ड, शिक्षिका को नहीं पता कि वह यह क्यों कर रही है। फोर्थ, शिक्षिका को यह विश्वास है कि गतिविधि आधारित अधिगम अवधारणा को समझने में बच्चों की सहायता करता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो फोर्थ है, क्योंकि शिक्षिका गतिविधि आधारित अधिगम अवधारणा को समझने में बच्चों की सहायता हेतु गतिविधि में संलग्न है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक अध्ययन कक्षा में शिक्षण हेतु सकारात्मक परिवेश की रचना करने में सहायता करेंगे। कक्षा में शिक्षण हेतु सकारात्मक परिवेश की रचना। ए, नियत कार्यों को करने की बच्चों की क्षमताओं में विश्वास। बी, आकलन में एक विद्यार्थी अथवा कक्षा की अन्य के साथ तुलना करना। सी, कार्य के संतोषजनक समापन पर बल देना। डी, नियत कार्यों परियोजनाओं को देरी से जमा करने के लिए वास्तविक बहाने स्वीकार करना। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ए है नियत कार्यों को करने की बच्चों की क्षमताओं में विश्वास, तो ये राइट है, ये सहायता करेगा सकारात्मक परिवेश की रचना में। बी,
आकलन में एक विद्यार्थी अथवा कक्षा की अन्य के साथ तुलना करना, अन्य के साथ तुलना करना, तो ये गलत है। सी, कार्य के संतोषजनक समापन पर बल देना। डी, नियत कार्यों परियोजनाओं को देरी से जमा करने के लिए वास्तविक बहाने स्वीकार करना, तो ये भी हेल्प करेगा। लेकिन किसी अन्य के साथ तुलना करना ये सकारात्मक परिवेश की रचना नहीं करेगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सेकेंड, ACD। अगला प्रश्न, 17वीं और 18वीं शताब्दियों की क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग प्राथमिक स्रोतों की तरह किया जा सकता है? ए, केरल के मंदिर रंगमंच से कहानियां। बी, मराठों की लोकप्रिय गाथाएं। सी, लोकप्रिय कथक नर्तक की नृत्य पोशाक। डी, भानुदत्त की चित्रकला रस मंजरी। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, ACD। केरल के मंदिर रंगमंच से कहानियां, ये भी प्राथमिक स्रोतों के तौर पे उपयोग किया जा सकता है। लोकप्रिय कथक नर्तक की नृत्य पोशाक से भी, भानुदत्त की चित्रकला रसमंजरी यानी चित्रकला के माध्यम से भी क्षेत्रीय संस्कृति के बारे में। 17वीं 18वीं शताब्दी की क्षेत्रीय संस्कृति, लेकिन मराठों की लोकप्रिय युग नहीं, क्योंकि ये समय के साथ विकसित हुई कहानियां हो सकती हैं जो प्रकृति में द्वितीयक बन जाती हैं, यानी सेकेंडरी हो जाती हैं, प्राइमरी नहीं। तो प्राथमिक स्रोत पूछे हैं तो इसका राइट आंसर है ACD। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उस गतिविधि का एक उदाहरण है जो समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? नंबर 1, मूल लेख को पढ़े बिना किसी लेख का सारांश पढ़ना। सेकंड, किसी विवादास्पद विषय पर विभिन्न दृष्टिकोणों से चर्चा करना। थर्ड, इंटरनेट से जानकारी कॉपी और पेस्ट करना। फोर्थ, विषय संबंधी महत्वपूर्ण संकल्पनाओं की सूची याद करना। कौन सा उस गतिविधि का एक उदाहरण है जो समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? आलोचनात्मक सोच में निर्णय व निर्णय लेने के लिए जानकारी का विश्लेषण, मूल्यांकन और संश्लेषण करना शामिल होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड, किसी विवादास्पद विषय पर विभिन्न दृष्टिकोणों से चर्चा करना। ये समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देता है? नंबर 1, विश्व के मानचित्र पर प्रत्येक 1 डिग्री का अंतराल रखते हुए कितने देशांतर खींचे जा सकते हैं? नंबर 2, आग्नेय शैलों का निर्माण कैसे होता है? नंबर 3, आर्थिक दृष्टिकोण से वर्ष 1991 को भारत तथा कई अन्य देशों के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? नंबर 4, भारत के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनना एक आपदा बन गया है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? व्याख्या कीजिए। तो इनमें से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देता है? तो आलोचनात्मक चिंतन सोच के लिए मूल्यांकन, तर्क और किसी दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए उदाहरण और साक्ष्य आवश्यक होते हैं। तो इस
हिसाब से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो फोर्थ। भारत के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनना एक आपदा बन गया है, क्योंकि छात्र को भारत पर मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रभाव का विश्लेषण करना पड़ेगा और इस कथन का मूल्यांकन भी करना पड़ेगा। अपनी सहमति और असहमति के लिए तर्क भी देने पड़ेंगे। इस प्रकार आलोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा, ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर। एक रचनावादी कक्षा में शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? नंबर 1, विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना ताकि वे अपने सामाजिक जगत को खोज सके। नंबर 2, कक्षा के वातावरण को बदलना ताकि विद्यार्थियों के व्यवहार को आकार दिया जा सके। नंबर 3, विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों पर चिंतन करने से वर्जित करना। नंबर 4, विद्यार्थियों को सक्षम बनाने के लिए संसाधन प्रदान करना ताकि वे स्वयं प्रयोग व खोज कर सकें। तो रचनावादी शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, यानी एक एक्टिव टीचर जो सक्रिय रूप से बच्चों के साथ संलग्न होते हैं। तो इसका राइट आंसर है विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों पर चिंतन करने से वर्जित करना। सामाजिक मुद्दों पर चिंतन करना, क्योंकि विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों पर चिंतन करने से रोकना रचनावादी शिक्षण के विपरीत है, नहीं करना चाहिए। क्योंकि आलोचनात्मक सोच और सार्थक अधिगम के लिए चिंतन महत्वपूर्ण है। तो सामाजिक मुद्दों पर चिंतन करने से वर्जित करना, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामाजिक मुद्दों पर चिंतन करेंगे तभी स्टूडेंट्स इस समाज में बदलाव में, समाज के बदलाव में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर है थर्ड। चलिए अगले प्रश्न पर। एक सृजन और मननशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षण कौशलों को उन्नत एवं कुशाग्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या करेंगे? ए, स्वयं अध्ययन करेंगे, केवल पाठ्य पुस्तक। बी, केवल पाठ्य पुस्तक का अनुसरण तथा उससे ही काम करना। सी, क्रियात्मक अनुसंधान करना। डी, केस अध्ययन का संग्रहण या निर्माण। तो क्या करना है? स्वयं अध्ययन भी करना पड़ेगा एक शिक्षक को, अगर अपने शिक्षण कौशलों को उन्नत और कुशाग्र बनाना है तो स्वयं अध्ययन भी करना पड़ेगा। सी, क्रियात्मक अनुसंधान भी करना पड़ेगा, एक्शन रिसर्च। केस अध्ययन का संग्रहण और निर्माण, केस स्टडी भी करनी पड़ेगी और उसका निर्माण भी करना पड़ेगा। लेकिन जो बी ऑप्शन है, केवल पाठ्य पुस्तक का अनुसरण और उससे ही काम चलाना, ये नहीं। इस प्रकार इसका राइट आंसर है ए, सी, डी।